सहारा दिल छू लेने वाली कहानी। जिला न्यायालय की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 7 उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ से भरा था। सुबह के 10:30 बज चुके थे, लेकिन अदालत के बाहर लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई फुसफुसा कर पूछ रहा था, किसका केस है? तो कोई कह रहा था, सुना है बहू ने अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा किया है। एक बुजुर्ग आदमी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, आजकल के जमाने में बहू और सास ससुर का मामला वो तो कुछ भी हो सकता है। दूसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, शायद दहेज का केस होगा या तलाक का। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इस अदालत में ऐसा फैसला होने वाला है जो वहां मौजूद हर इंसान को अपने घर के बुजुर्गों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक 11 बजे अदालत का दरवाजा खुला। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। सामने न्यायाधीश अरविंद मेहरा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। तभी पुलिसकर्मी ने आवाज लगाई, मामला संख्या 184/2026, अमित वर्मा बनाम अनामिका वर्मा। एक दुबली पतली युवती धीरे धीरे आगे बढ़कर कटघरे में खड़ी हो गई। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। साधारण सी सूती साड़ी, माथे पर हल्की सी बिंदी और आंखों में कई रातों की नींद से जमा हुआ दर्द। उसका नाम था अनामिका। उसके पीछे उसका पति अमित खड़ा था। उसके साथ उसके 2 बड़े भाई और उनकी पत्नियां भी थी। अदालत की पिछली बेंच पर 2 बुजुर्ग बैठे थे, 75 वर्षीय रघुवीर प्रसाद और उनकी पत्नी कमला देवी। दोनों के चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन उससे ज्यादा गहरी झुर्रियां उनके मन पर थी। वे किसी की ओर देख नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अदालत में नहीं, अपने ही परिवार के सामने कटघरे में खड़े हों। न्यायाधीश ने फाइल खोली और कुछ पन्ने पढ़ने के बाद अनामिका की तरफ देखा। ये याचिका तुमने दायर की है? जी माननीय न्यायालय। तुम्हारी शिकायत क्या है? अनामिका ने कुछ पल चुप रहकर अपने आंसू रोके, फिर हाथ जोड़कर बोली, साहब, मेरी शिकायत मेरे पति से नहीं है। न्यायाधीश ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर? अनामिका ने पीछे बैठे रघुवीर प्रसाद और कमला देवी की ओर देखा। उनकी आवाज कांपने लगी। अगर मेरे पति को अपने माँ बाप नहीं चाहिए तो मुझे मेरे माँ बाप दे दीजिए। पूरे अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश भी कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे पति की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे गुजारा भत्ता भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला रद्द कर दिया जाए, और अगर उनका बेटा उन्हें अपने घर में रखने को तैयार नहीं है तो मुझे कानून के अनुसार उन्हें अपने साथ रखने का अधिकार दिया जाए। अमित अचानक गुस्से में बोला, ये सब नाटक है। न्यायाधीश ने उसे चुप रहने का आदेश दिया। अमित बोला, साहब, हम 3 भाई हैं, हम सभी नौकरी करते हैं, अपनी अपनी गृहस्थी है, पिताजी बूढ़े हैं और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हम हर समय उनकी देखभाल नहीं कर सकते। हमने शहर के अच्छे वृद्धाश्रम में बात कर ली है। वहाँ डॉक्टर है, नर्स है, खाना है, दवा है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। रघुवीर प्रसाद ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहब, बेटे सही कह रहे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, शायद अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं रही। अगर वृद्धाश्रम में रहना ही उनकी सुविधा है तो हम चले जाएंगे। ये सुनते ही अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, नहीं बाबूजी, आप कहीं नहीं जाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई वृद्धाश्रम नहीं भेज सकता। अमित ने ताना मारा, तुम्हें इतनी ही चिंता है तो अपने मायके ले जाओ इन्हें। अनामिका ने उनकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, मेरा मायका भी तो अब मेरे पास नहीं है अमित। अदालत में बैठे लोगों की निगाहें उसकी ओर उठ गई। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारे माता पिता? अनामिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पिता का देहांत मेरी शादी से 2 साल पहले हो गया था। माँ भी पिछले साल चली गई। वे कुछ पल चुप रही, फिर बोली,
शादी के बाद मुझे हमेशा लगता था कि मेरा मायका मुझसे दूर हो गया है, लेकिन इस घर में मुझे दो ऐसे लोग मिले जिन्होंने कभी मुझे बहू समझा ही नहीं। उन्होंने मुझे बेटी कहा। मेरे पिता की कमी ससुर जी ने पूरी की और माँ की कमी कमला माँ ने। आज अगर उन्हें उनके अपने बेटे छोड़ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारे पास अपने दावे के समर्थन में कोई प्रमाण पत्र है? अनामिका ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। जी साहब। उसने डायरी अदालत की मेज पर रख दी। ये रघुवीर बाबू की डायरी थी। मैंने इसे उनकी अलमारी साफ करते समय पाया था। इसमें किसी के खिलाफ शिकायत नहीं है, इसमें सिर्फ एक पिता की जिंदगी है। न्यायाधीश ने डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। 15 जून 2001। उन्होंने पढ़ा, आज बड़े बेटे विवेक की कॉलेज की फीस जमा करनी थी। घर में पैसे नहीं थे। कमला ने अपनी माँ की दी हुई सोने की चूड़ियाँ बेच दी। बेटे से कहा कि चूड़ियाँ बैंक में रखी हैं। वह खुश था, उसके सपने टूटने नहीं चाहिए थे। अदालत में बैठे अमित के बड़े भाई विवेक की आंखें भर आई। अगले पन्ने पर लिखा था, आज अमित को इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता मिली। भगवान का शुक्र है। मैंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी, लेकिन बेटे को नहीं बताया। उसे महसूस होना चाहिए कि उसके पिता उसके सपनों के रास्ते में कभी दीवार नहीं बनेंगे। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अगले पन्ने पर लिखा था, आज छोटे बेटे रोहित की पहली नौकरी लगी। घर में मिठाई आई। मैंने 2 टुकड़े खाए और बाकी बच्चों के लिए रख दिए। रात को सोते समय मन में एक ही बात थी, हे भगवान, मेरे बच्चों को कभी मेरी तरह पैसों की कमी ना देखनी पड़े। न्यायाधीश कुछ क्षण चुप रहे, फिर डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ते हुए उनकी आवाज़ धीमी हो गई। अगर कभी मेरे बच्चे बड़े होकर मुझसे दूर हो जाएं, तो उन्हें दोष मत देना। मैंने ही उन्हें उड़ना सिखाया है। पक्षी जब उड़ना सीखता है तो घोंसला पीछे छूट जाता है। बस मेरी एक इच्छा है, जब मेरे पंख कमज़ोर हो जाए तब कोई मुझे अकेला मत छोड़ना। रघुवीर प्रसाद अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर रोने लगे। कमला देवी उनके कंधे पर हाथ रखकर खुद भी सिसकने लगी। अमित के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, लेकिन अनामिका के पास अभी एक और सच था। उसने अपनी फाइल से कुछ पुराने कागज निकाले। माननीय न्यायालय, ये उस समय के कागज है जब अमित की नौकरी चली गई थी। अमित ने उसकी ओर देखा। तुम्हें याद है अमित, शादी के दूसरे साल जब तुम्हारी नौकरी चली गई थी, तब तुमने सोचा था कि बैंक से मिले कर्ज के पैसों से घर चला था। अमित ने सिर हिलाया। अनामिका बोली, बैंक ने तुम्हारा कर्ज मंजूर नहीं किया था। उस रात पिताजी अपने पुराने दोस्त के पास गए थे। उन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर पैसे लिए थे। अमित की आंखें फैल गईं। क्या? रघुवीर प्रसाद तुरंत बोले, बेटी रहने दे, पुरानी बातों को क्यों खोल रही है? अनामिका ने उनकी ओर देखा और कहा, बाबूजी, आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों की खुशी के लिए सच छिपाया, लेकिन आज अगर ये सच नहीं बताया गया तो शायद आपके बच्चे ये समझते रहेंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। फिर उसने एक और फाइल निकाली और ये उस दुर्घटना की फाइल है जिसमें अमित की जान जाते जाते बची थी। अमित के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए मांगे थे। उस समय किसी के पास पैसे नहीं थे। पिताजी ने अपनी आखिरी बची जमीन बेच दी। माँ ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। अमित की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन मुझे बताया गया था कि कंपनी के बीमे के पैसे से आए हैं। अनामिका बोली, तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोला था, ऐसा झूठ जिसने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें यह एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी तक दे दी। अमित धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। बाबूजी, रघुवीर प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। अमित घुटनों के बल बैठ गया और उनके पैर पकड़ लिए। आपने मुझे इतना कुछ दिया और मैंने आपको क्या दिया? एक वृद्धाश्रम। रघुवीर प्रसाद ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, माता पिता बच्चों से हिसाब नहीं मांगते। हमें बस इतना चाहिए कि बुढ़ापे में
हमें ये महसूस ना हो कि हम अपने ही घर में किराएदार हैं। अमित फूट फूट कर रोने लगा। उसके दोनों भाई भी आगे आए। बड़े भाई विवेक ने कहा, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमने अपनी परेशानियों को इतना बड़ा मान लिया कि आपकी पूरी जिंदगी के त्याग छोटे लगने लगे। कमला देवी ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। अदालत का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। न्यायाधीश ने कुछ देर बाद कहा, ये अदालत सिर्फ कानून की किताबों से नहीं चलती। कानून इंसान के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन परिवार इंसानियत से चलता है। उन्होंने अनामिका की ओर देखकर कहा, तुम्हारी याचिका ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बुजुर्ग माता पिता अपने ही घर में बोझ हो जाते हैं? फिर उन्होंने अमित और उसके भाइयों से कहा, आप तीनों शिक्षित हैं, नौकरी करते हैं, अपने परिवार चलाते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी सफलता की नींव में जिन लोगों का त्याग है, उनके बुढ़ापे को आपकी व्यस्तता के कारण सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने रघुवीर प्रसाद और कमला देवी से पूछा, आप दोनों कहाँ रहना चाहते हैं? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमला देवी ने अनामिका का हाथ पकड़ लिया। जहाँ हमारी बेटी रहेगी वहीं हमारा घर होगा। अनामिका रो पड़ी। रघुवीर प्रसाद मुस्कुराए और बोले, हमने 3 बेटे पैदा किए थे, लेकिन भगवान ने हमें चौथी संतान अनामिका के रूप में दी। अमित ने तुरंत कहा, नहीं बाबूजी, ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वह मेरी पत्नी है और अब मैं उसके साथ मिलकर आपकी सेवा करूंगा। अनामिका ने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में बरसों बाद विश्वास की एक हल्की सी चमक थी। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, अदालत ये निर्देश देती है कि बुजुर्ग माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भेजना उचित नहीं होगा। परिवार आपसी सहमति से उनकी देखभाल की व्यवस्था करे। साथ ही माता पिता की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि रहेगा। फिर उन्होंने हथौड़ा बजाया। मामला समाप्त। लेकिन असल में उस दिन कोई मामला खत्म नहीं हुआ था। उस दिन एक परिवार फिर से शुरू हुआ था। अदालत से बाहर निकलते समय रघुवीर प्रसाद कुछ कदम चलकर रुक गए। उन्होंने अनामिका को बुलाया, बेटी। जी बाबूजी। उन्होंने जेब से एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली और उसके हाथ में रख दी। ये हमारे पुराने घर की चाबी है। अनामिका ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबूजी ये तो आपका घर है। रघुवीर प्रसाद मुस्कुराए, नहीं बेटी, जिस घर में तूने हमें बेटे से ज्यादा अपनापन दिया, वे घर अब तेरा भी है। अनामिका चाबी को देखते हुए रोने लगी। अमित ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तुमने आज मेरे माँ बाप को नहीं बचाया अनामिका, तुमने मुझे बचाया है। अगर तुम भी चुप रहती तो शायद मैं जिंदगी भर अपने माता पिता को खोने के बाद भी ये नहीं समझ पाता कि मैंने क्या खोया। अनामिका ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया अमित, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे माँ बाप के लिए कोई करता। अमित ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप तो अब नहीं है? अनामिका ने रघुवीर प्रसाद और कमला देवी की ओर देखते हुए कहा, माँ बाप कभी खत्म नहीं होते अमित, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। उस दिन अदालत से लौटते समय सबसे आगे रघुवीर प्रसाद और कमला देवी चल रहे थे। उनके पीछे अमित और अनामिका थे। पहली बार कई महीनों बाद रघुवीर प्रसाद के कदमों में बोझ नहीं, भरोसा था और अनामिका के चेहरे पर वह सुकून था जो शायद उसे अपने मायके के आंगन में आखिरी बार मिला था। कुछ दिनों बाद उनके घर के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट लगाई गई। उस पर लिखा था, अपना घर, जहाँ रिश्ते उम्र देखकर नहीं दिल देखकर निभाए जाते हैं। उस घटना के बाद परिवार में एक नियम बना, हर रविवार को तीनों बेटे अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाते। कोई मोबाइल नहीं, कोई काम की बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस परिवार। एक दिन कमला देवी ने मुस्कुराकर अनामिका से पूछा, बेटी, तूने उस दिन अदालत में हमें अपने माँ बाप क्यों कहा था? अनामिका ने अब उनकी गोद में सिर रख दिया, क्योंकि माँ, आपने मुझे कभी बहू माना ही नहीं। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
और तूने हमें कभी बूढ़ा नहीं माना। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। दूर खड़ा अमित ये सब देख रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि माता पिता की ज़रूरत सिर्फ तब नहीं होती जब बच्चा छोटा हो। सच तो ये है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में माता पिता को बच्चों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कभी बच्चों को माता पिता की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में बच्चा रोकर अपनी ज़रूरत बता देता है और बुढ़ापे में माता पिता अक्सर मुस्कुराकर अपना दर्द छिपा लेते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई बूढ़े हाथ आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे मत दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, उनकी दवाइयों का ध्यान रखिए, लेकिन उनकी बात भी सुनिए। उनके लिए अच्छा कमरा बनाएं, लेकिन उन्हें अपने दिल में जगह देना मत भूलिए, क्योंकि जिस दिन माता पिता अपने ही घर में खुद को मेहमान समझने लगते हैं, उस दिन घर कितना भी बड़ा हो जाए वह घर नहीं रहता। और जिस घर में एक बहू अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे दे, बेटा अपने संस्कारों को याद कर ले और बूढ़े माता पिता सम्मान के साथ मुस्कुरा सके, वही घर सच में घर होता है। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं बनते, उन्हें निभाने से बनाया जाता है। और अनामिका ने उस दिन अदालत में सिर्फ 2 बुजुर्गों को वृद्धाश्रम जाने से नहीं रोका। उसने ये साबित कर दिया था कि बहू जब बेटी बन जाए तो वह सिर्फ एक परिवार की बहू नहीं रहती, वह पूरे परिवार की उम्मीद बन जाती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।